कि जो हमारा ये मनुष्य का जीवन होता है, ये धरती पे सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है जो ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि हमें वो सब कुछ दिया है जो बाकी सब जीवों को नहीं दिया है। तो ऐसी चीजें जो ईश्वर ने सबसे ज्यादा हमें दी हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां, ऐसी अपार शक्तियां हैं कि जो हम उसको जानते नहीं है, तो हम उसको जागृत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी शक्तियों को जागृत करके बड़ी से बड़ा काम कर सकता है। शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें कोई बटन नहीं दबाना होता है कि जो हमारे अंदर की शक्तियां होती है, हमें उसको जगाने के लिए कोई हमें ऐसा बटन नहीं दिया गया है कि हम प्रेस कर दें, जैसे लाइट में दिया गया है कि हम बटन दबाएं और लाइट जल जाए तो हमारी सारी शक्तियां जाग जाएगी। ये एक जीवन जीने का एक तरीका होता है। तो उस तरीके से हमें जीवन जीना पड़ता है और अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम सतत मतलब प्रक्रिया चलने वाली है। धीरे धीरे करके जब हम उस प्रक्रिया में लगते हैं तो हमारी वो शक्तियां जागृत होने लग जाती है, जिन शक्तियों को हम जागृत करके अपनी जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं और कोई भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। हम हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा, हमारे जीवन की दशा और दिशा। दशा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हालात, जो हमारे कंडीशन है, और दिशा का मतलब होता है कि हमारे जीवन को एक नया रूट देते हैं, हमें एक नया कार्य करने के लिए जो दिशा मिलती है, वो उसको हम दिशा कहते हैं। तो जो जो हमारे निर्णय होते हैं वो हमारे काम की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करते हैं। अगर हम सही निर्णय लेंगे तो हमारी दिशा को हटा दे सकती है, और अगर हम गलत निर्णय लेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में जाके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी हम कोई निर्णय ले तो हमें उसके बहुत सारे पहलुओं पे अच्छी तरीके से गौर करके लेना चाहिए। हमारा नजरिया ही हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। सही हो तो सही और गलत हो तो गलत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर किसी चीज को निर्णय लेने में सबसे बड़ा जो हमारा नजरिया होता है वो प्रभावित करता है कि हम उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज के बारे में हम किस तरीके से सोचते हैं और उसको हम कैसा लेते हैं, वो हमारे निर्णयों पे बहुत असर करता है। इंसान ने जो कुछ कमजोर धारणाएं पा रखी हैं, जो उसको कमजोर बना दे, जो उसको कमजोर बना देती हैं, कि जो हमारे धारणाएं, कुछ गलत धारणाएं जो हमने बना के रखी है अपने जीवन में, तो इंसान को हमेशा कमजोर बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर डर और असुरक्षा की भावना आ जाती है। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी। हम अपने जीवन में सुरक्षित उपाय खोजने लगे हैं, ऐसा तरीका हाथ लग जाए जिससे कोई जोखिम ना हो, कोई खतरा ना हो। तो हम हमेशा अपने जीवन में हम हमेशा ऐसे तरीके खोजते हैं कि सिक्योरिटी हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो। 90% लोगों का आवाज नहीं आ रही सर। सर देखिए आपका माइक बंद हो गया है, देखिए कुछ इशू है, आपका माइक बंद है। थोड़ा सा फोन का अर्जेंट, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी और सुरक्षा के ऊपर। हम अपने जीवन में सुरक्षित चीज की हमेशा तलाश करते रहते हैं कि कोई हमें ऐसा सिक्योर तरीका मिल जाए कि जिससे हमें जीवन को में कोई जोखिम ना हो, कोई खतरा ना हो। तो जितनी ज्यादा हम सुरक्षा की चिंता करते हैं, जिंदगी में हमें चारों तरफ असुरक्षित ही नजर आता है। कि अपना अपना माइक बंद कर लें प्लीज। जी ठीक है, ओके। तो जितना हम सुरक्षित उपायों की तरफ और सुरक्षित की तरफ ढूंढने जाते हैं, उतना ही हमें असुरक्षा अपने आप में महसूस होने लगती है। हमें डर का भाव हमारे अंदर आ जाता है। जितनी ज्यादा हम सुरक्षा की चिंता करते हैं, जिंदगी में हमें चारों तरफ असुरक्षित नजर आती है। तो इसे हम समझ कर और ठीक करना बहुत जरूरी है। और यदि का डर है तो इसे भगाना जरूरी है।
कि अगर हमारे अंदर एक डर का भाव हो और असुरक्षित हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो उसे हमें भगाना बहुत जरूरी है। तो इसको समझना चाहिए कि हमारे अंदर असुरक्षित क्यों है, इस डर को भगाना बहुत जरूरी होता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बताता हूँ। एक दो नन्हे पौधे होते हैं। दो नन्हे पौधे का मतलब एक बड़े वृक्ष के दो 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 छोटे पौधे होते हैं। जब हम उसको जमीन में गाड़ते हैं तो जो पौधे होते हैं, ऐसे दो पौधे एक जंगल में जो होते हैं वो आपस में कुछ एक दूसरे से बात करते हैं। तो उन दोनों के बीच में काफी अच्छी घनिष्ठ मित्रता रहती है। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि उनको एक नई घटना के बारे में जो पहले आ चुकी रहती है उनको जानकारी मिलती है कि पृथ्वी पे एक बार ऐसा बहुत बड़ा तूफान आया था जिससे पूरा जंगल उजड़ गया था और जितने पौधे थे सब बिखर गए थे। तो जो उस घटना के बारे में जब उनको मालूम पड़ता है तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा अगर भविष्य में आया तो हम क्या करेंगे, तो हम नहीं बचेंगे। तो इसको लेके उन दोनों में काफी बातचीत होती है। तो वो उन दोनों के अंदर काफी डर आ जाता है इस चीज को लेके। तो एक जो पहला वृक्ष होता है वो जो छोटा वृक्ष होता है दूसरे से कहता है कि तूफान आना या किसी चीज का आना ये हमारे वश में नहीं है। कि कोई बड़ा तूफान या कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में आती है तो वो हमारे वश में नहीं रहती है। उसको सामना करने के लिए हमें कुछ विशेष परिश्रम और कुछ विशेष तरीके हमें निकालने होंगे जिससे हम बच सके। कुछ हमें ऐसा सीखना पड़ेगा कि जिससे हम उस मुसीबत का मुकाबला कर सके। अपने जैसे कि अपने हम जड़ों को मजबूत कर ले, हम अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि हम उस तूफान का सामना कर सके। जबकि जबकि विजय भाई, माफी चाहता हूँ। हाँ जी जी, हमारे साथ जो हमारे नए मेंबर थे लीम सर, वो भी हाँ हाँ क्या नौशाद बोल भाई रहे, बात जोर कर से लेते हैं, बोलिए जरा ना। ये खत्म हो जाए तो बात करते हैं नौशाद भाई। ये थोड़ा मीटिंग खत्म हो जाए तो लास्ट में वो बात करेंगे, ठीक है? ठीक है नौशाद भाई, बाद में उसके तो थोड़ा बात करते हैं। तो दोनों में बातचीत हो रही होती है कि कैसे इस तूफान से या फिर आने वाली मुसीबत से बचा जाए। तो पहला जो वृक्ष रहता है वो बताता है कि ऐसे ऐसे तरीके हम अपनाएं जिससे हमारा जड़ें मजबूत हो जाएं और हमारा तना मजबूत हो जाए और हम इतने बड़े हो जाए कि हम आने वाले तूफान से उसका मुकाबला कर सके। जबकि दूसरा इसके पक्ष में नहीं होता है कि हम वो जो कहता है कि इतना सब करने के बाद में भी हम शायद बच नहीं पाएंगे, तो हमें इसका मुकाबला इसका मुकाबला ऐसे घने जंगल में जाके बस जाए जिससे हमें उतनी तेज हवाएं ना लगे, जिससे हम बच जाएं। तो इस तरीके की वो बात करता है। तो जो इस तरीके में दोनों में डिफरेंस होता है कि पहला एक जो होता है वो उससे मुकाबला करने के पक्ष में होता है और दूसरा होता है कि जो बचने के पक्ष में होता है कि हम कहीं बीच में बड़े पेड़ों के बीच में चले जाएं और हम वहां सुरक्षित रहेंगे। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक जाके बड़े पेड़ों के बीच में जाके वहां पे बैठ जाता है और जबकि दूसरा खुली हवा के में रह के उनके थतोड़े से रोज मुकाबला करता है और रोज धूप का जो गर्मी रहती है उसको झेल के अपने तने और अपनी पेड़ की जो शाखाएं होती है उसको बढ़ाता है। और धीरे धीरे जब बारिश आती है तो बारिश के से उसे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो करके सीखते सीखते अपने चुनौतियों से मुकाबला करने का वो तरीका सीख जाता है और लगातार विकास करते जाता है और एक दिन वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जितना उसकी अपेक्षा होती है उससे कई गुना वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। जबकि दूसरा जो पौधा होता है वो जाके सुरक्षित रहने के चक्कर में पेड़ों को नीचे जाके बैठ जाता है। उसको न तो हवा मिलती है, न तो ढंग से पानी मिलती है, न धूप मिलता है। इस तरीके से वो एक बीमारू पौधा बन के एक छोटा सा वृक्ष बन के रह जाता है। तो इस कहानी का आशय ये है कि आमतौर पे मनुष्य भी आश्रय हमेशा खोजते रहता है और उसे भय रहता है कि संघर्ष से मैं हार न जाऊं।
हम हमेशा ये डरते रहते हैं कि भाई मैं एक काम करूं, सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इस डर में हमेशा अपना पूरा जीवन निकाल देता है। जबकि विकास से जब वो उसके मन में ये चीज घर कर जाता है तो विकास के रास्ते से दूर हो जाता है। वास्तव में सुरक्षा संघर्ष से बचने में नहीं है। लोग संघर्ष से बचने में लगे रहते हैं और अपने आप को संघर्ष के लायक बनाने की बजाय वो बचने में लगा देते हैं। तो जबकि अपना जीवन संघर्ष करने के लायक बनाओ, तभी अपना जीवन का असली विकास होगा। जब हम अपने आप को उस संघर्ष के लायक बनाएंगे तभी हम इस जीवन में असली विकास कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हमेशा हमें यही सब जगह से यही सिखाया गया है कि हमें कर्म करना है। कर्मशील रहने के लिए ही हम बने हैं। सक्रिय रहेंगे तभी सारी शक्तियों का जागरण होगा। वैज्ञानिक शोध में कर्मशील मनुष्य जो अपने दिमाग का मात्र 10 से 15% तक उपयोग करता है। जो अपने दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक वगैरह हो गए, जो अपने दिमाग का सतत उपयोग करते हैं, तो भी वो मात्र 10 से 15% तक अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। जबकि बचने वाले लोग जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उनका दिमाग न के बराबर उपयोग हो पाता है। कर्म का तात्पर्य शारीरिक मेहनत नहीं है कि हम जो लोग बहुत ज्यादा जो शारीरिक रूप से उपयोग करते हैं उसको कर्म नहीं कहा जाता। कर्म का मतलब है कि अपने दिमाग का उपयोग। कष्टप्रद बल्कि मानसिक मेहनत है। कष्टप्रद माहौल से अपने आप को बचाने की सोच नहीं, बल्कि अपने आप को जिताने की सोच में है। जिताने की सोच में ही जीवन का असली आनंद है और अपने अस्तित्व की असली पहचान है। अपने जीवन का असली विकास है। जिंदगी के खेल में जो खुलकर खेलता है वही जीत जाता है। जीवन में जब बुद्धि विवेक विजय पाकर वह सफलता की बुलंदियों को छू लेता है। कि जो भी संघर्ष में लगे रहते हैं और अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, आगे चलकर सफलता उन्हीं को मिलती है। हम सबके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। उनको काम में लेंगे तो ही हम जागृत कर पाएंगे। हमारे अंदर असीमित है, जब उनको अपने काम में लगाएंगे, उनको अपने उपयोग में लगाएंगे तो ही हम उसको जागृत कर सकते हैं। उपयोग करेंगे तो जागृत होगी, नहीं तो वो लुप्त होती चली जाएगी। एक इंसान पहाड़ की चोटी को देख नहीं सकता है, लेकिन जब चलना शुरू करता है तो एक न एक दिन उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच के उसको देख लेता है। तो हम जब एक जगह पे रह के अगर हम सोचते रहेंगे तो उस काम को हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक जानवर को भी अगर बार बार अभ्यास कराया जाए तो वह सीखता है और वह इंसान नहीं कर सकता है। जानवर के मुकाबले में ज्ञान और क्षमता है जो हम कर सकते हैं। यदि उपयोग करें तो हम उसे चमत्कारिक रूप से वो सफलता पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक गांव में एक 12 वर्ष का लड़का रहता है। तो एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वो घर में अकेला रह जाता है, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। तो अपनी जीविका चलाने के लिए वो क्या करता है कि एक सेठ के घर में नौकरी कर लेता है जिससे उसका पेट पल सके। तो जो शुरू में सेठ और सेठानी उसको अक्सर काम के लिए बहुत डांटा करते थे, बहुत तकरार करते थे, जिससे उसका स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचता था। तो यही हमेशा सोचते रहता कि क्या मेरा जीवन यही है कि मैं इनका डांट फटकार खाता रहूंगा और अपने जीवन को मैं कैसे जीऊंगा। तो उसने अपने जीवन में एक फैसला किया। उसने अपने जीवन में कुछ करने की, कुछ सीखने की ठानी। तो जब उसने ऐसा फैसला किया तो जो वो क्या करता था कि अपने जो घर के काम होते थे सेठ के,
उसको जल्दी जल्दी निपटा लेता था और उसको खत्म करने के बाद में वो सेठ की दुकान पे जाता था। वहां पे जो काम होते थे उसको रोज प्रतिदिन वो सीखता था कि कैसे काम को किया जाता है, कैसे सामान को बेचा जाता है, कैसे कहाँ से लाया जाता है। तो इन चीजों को वो मन लगा के सीखने लगा। तो कुछ दिन वो गुजरते चले गए, जब वो काम बहुत अच्छी तरीके से सीख गया और सेठ की दुकान को बहुत अच्छी तरीके से संभालने लगा, तो सेठ की नजर में उसकी कीमत बहुत अच्छी बढ़ गई और बहुत अच्छा वो उनकी नजर में आगे बढ़ गया। तो वो एक टाइम ऐसा आया कि जब वो उसके बगैर उनकी दुकान का काम चल नहीं पाता था, वो उनपे इतना डिपेंडेंट हो गए। तो कुछ दिन और बीत गए, वो अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचा के थोड़ा रखते चला गया। तो फिर एक दिन उसने सेठ को कहा कि सेठ, मैं आपका काम छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। तो इससे सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गए कि अब मेरा काम कैसे चलेगा, हम सब क्या करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। तो उस सेठ सेठानी के कोई लड़के नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, आप मेरे बच्चे की तरह हो, मेरा पूरा व्यापार संभालते हो, तो आप मेरे इस व्यापार को संभालो, हम आपको अपने लड़के की तरह मान लेंगे। तो इस तरीके से उसको एक परिवार मिल गया। तो जब हम लगातार कोई भी चीज सीखते हैं, करते हैं, तो जब हम उससे मिलता है, तो हमें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो हमने वो सोचा नहीं होता है, वो भी उस दौरान हमें मिल जाता है। जो भी हम गोल अपना सेट करते हैं, तो जो हमने नहीं सोचा होता है, उस दौरान हमें वो मुकाम भी हमें अपने कार्य के जरिए मिल जाता है। क्योंकि हमें अपने कार्य को मजबूरी समझ कर हम ना करें, हम इसको खेल की भावना से और जीतने की भावना से करेंगे, तो हमारी क्षमताओं का लगातार विकास होता जाएगा। कार्य को नीति पूर्वक और अपने बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शिता कार्य को करना चाहिए, जिससे हम उस काम में इतनी पारंगत हो जाए कि हम जो कुछ भी सोचेंगे या जो कुछ भी हमारा एक्सपेक्ट होगा, हमें उसके 10 गुना ज्यादा मिल सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जी जय आरसीएम। और ओवर बहुत टू बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत आपको थैंक यू। के बाद आपने जो बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग समझे होंगे इस चीज को।